अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं और 10th क्लास का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम आज बात करेंगे। ह्यूमन सिस्टम क्या है और उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए हम ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र फर्स्ट बात करते हैं। शरीर का संगठन। शरीर का संगठन है हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, हमारी बॉडी में मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें शरीर का संगठन। तो हमारा शरीर सबसे शरीर की छोटी इकाई होती है, वो होती है कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। इस कोशिका को अपन कुछ पिछली क्लासों में पढ़ के भी आए, कोशिका किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई को ही कोशिका कहते हैं। तो शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये तो रही कोशिका की परिभाषा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, तो जो समान प्रकार की कोशिकाएं होती है, समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। तो समान प्रकार की ऐसी कोशिकाओं के समूह मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक। इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं और उत्तक को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। तो उत्तक समान प्रकार की कोशिकाएं, समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और ये सभी उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और इन अंगों से ही आगे तंत्र बनते हैं और तंत्रों से मिलकर आगे हमारा शरीर बनता है। तो अपन यूँ कहा कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। और उत्तक क्या बनाते हैं? अंग। और अंगों से क्या बनता है? तंत्र। और तंत्र से क्या बनती है? शरीर बनती है। पूरी बॉडी का निर्माण होता है, जो हमने एक डायग्राम में बताया, आप आराम से देख सकते हैं। यह है सेल, जिसको अपने अभी नाम दिया कोशिका। तो ये हमारे शरीर की एक कोशिका है। कोशिका के बारे में बात की हमने, तो ये एक शरीर की कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिका का डायग्राम दिया हुआ है। ये है कोशिका। और ऐसी कोशिकाओं के समूह जो एक ही प्रकार का कार्य करे, वो मिलकर बना रहे। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये इस प्रकार से, जिसको अपन नाम देते हैं उत्तक। क्या नाम देते हैं? उत्तक। और ये उत्तक आगे चलकर इस प्रकार से ये जो उत्तक है आगे चलकर, जैसे ये एक अंग बनाया, जिस अंग का हमने नाम दिया इस प्रकार से, ये एक अंग है। और ये हमारे शरीर का जैसे आमाशय है, आमाशय पाचन तंत्र का भाग है, जिसको अपन अंग कह सकते हैं। शरीर का कोई एक अंग है, तो अंग का निर्माण करती है कोशिकाएं, उत्तक बनाती है। उत्तक क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और ये अंग ऐसे अंग, जैसे कि एक आंत्र हो गई, एक लीवर हो गया और आमाशय हो गया, ये सब मिलकर जो बना रहे हैं, इसको अपन कहेंगे सिस्टम, यानी तंत्र कहेंगे। और ये तंत्र मिलकर हमारे बहुत सारे ऐसे तंत्र, बहुत सारे अंग, बहुत सारे उत्तक, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक कंप्लीट, इस प्रकार से अपन कहें तो शरीर का निर्माण करती है। तो ये एक सामान्य सा शरीर का संगठन है कि शरीर का संगठन क्या होता है। शरीर के संगठन की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका, और उन कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं और अंग से तंत्र बनते हैं। और ऐसे बहुत सारे उत्तक, अंग, कोशिकाएं, तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। तो ये शरीर का संगठन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है शरीर तंत्र। शरीर तंत्र क्या है?
इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी हमने तंत्र के बारे में बात की तो हमारे शरीर में टोटल 10 सिस्टम आर अवेलेबल। हमारे शरीर में टोटल 10 सिस्टम होते हैं। तो तंत्र के बारे में बात करें तो हमारे शरीर में कुल 10 तंत्र होते हैं। 10 तंत्र होते हैं। अब देखिए बात करते हैं कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो शरीर में जो तंत्र होते हैं वो 10 होते हैं और उनमें से हमारे कोर्स में है 10th क्लास की साइंस में कौन कौन से तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 6 अंकों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा या छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुल मिला के बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये पार्ट पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बात करते हैं तंत्र के बारे में। तो इस पार्ट के अंतर्गत पाचन तंत्र के बारे में भी अपन बात करेंगे। उसके अलावा श्वसन तंत्र के बारे में भी बात करेंगे। एक इसी में है रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर इसी में है जनन तंत्र। जनन तंत्र के अलावा इसमें है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अलावा इसमें है अंतःस्रावी तंत्र। तो देखो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। इस प्रकार से ये हमारे इस चैप्टर में तंत्र पढ़ेंगे अपन, जिसमें पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, जनन तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में भी बात करेंगे। ये सभी के सभी तंत्र हमारे कोर्स में है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे एक एक के बारे में। तो देखें ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले सारे तंत्र होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कंकाल तंत्र भी होता है। कंकाल तंत्र ऐसे कैसे होता है? लसिका तंत्र, ऐसे तंत्र मिला के हमारे शरीर में 10 सिस्टम पाए जाते हैं। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, लसिका तंत्र। 10th क्लास के जो बुक्स है उसमें इतने सारे सिस्टम दे रखे हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं एक एक के बारे में। तो नेक्स्ट देखें पाचन तंत्र। फर्स्ट है पाचन तंत्र, एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पाचन तंत्र क्या है और इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी करते हैं। पहले एक पाचन तंत्र होता क्या है। तो हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का निर्माण वैसे मुख से लगाकर गुदा द्वार तक होता है। अब देखो पाचन तंत्र है क्या। पाचन के अंतर्गत पाचन किसे कहेंगे इसके बारे में बात करें। पाचन किसे कहेंगे, पाचन क्या होता है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन में अपन ये करते हैं कि मुख के द्वारा जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं या पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उन भोजन का मुख्यतः पाचन होता है। यानी पाचन कैसे होता है, जो अपन भोजन लेते हैं, भोजन में पाए जाते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ भोजन में पाए जाते हैं। और इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को हमारे शरीर के अंदर यानी इस पाचन तंत्र के अंतर्गत कुछ पाए जाते हैं एंजाइम, और कुछ एंजाइम के साथ साथ में कुछ पाए जाते हैं पाचक रस। क्या पाए जाते हैं? पाचक रस। यानी एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, जो इन भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिसके फलस्वरूप अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जिसके फलस्वरूप अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता
होती है। कोई भी हमारे शरीर में कार्य करते हैं तो उसके लिए अंगों को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन करना चाहिए, और भोजन का पाचन होगा, यानी भोजन में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो हमारे पाचन तंत्र में एंजाइमों द्वारा, पाचक रसों द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अपन को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के फलस्वरूप अपन क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, ये ऊर्जा प्राप्त होती है अपन को। और जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, और ये भोजन में मुख्यतः कौन कौन से अवयव होते हैं जिनका अपन पाचन करते हैं। भोजन के जो अवयव उनमें मुख्यतः पाए जाते हैं वो है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेसे, ये सभी के सभी भोजन के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ये जो भोजन के अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेसे, ये सभी भोजन में पाए जाते हैं। और इनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए हमारे शरीर में इनका पाचन होता है। और पाचन किसके द्वारा होता है, एंजाइम और पाचक रसों द्वारा। ये इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, और तब जाके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और प्रत्येक कोशिका तक वो ऊर्जा जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर के अंग काम करते हैं। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र की बात करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मनुष्य में पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मनुष्य का जो पाचन तंत्र मैंने अभी बताया कि वो मुख से लगाकर मुख से गुदा तक फैला होता है। और मनुष्य का जो ये पाचन तंत्र है, मनुष्य का पाचन तंत्र, ये जो पाचन तंत्र है मुख्यतः इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आहार नाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। अब देखें, आहार नाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, और पाचक ग्रंथियां क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले आहार नाल होती है, मैंने आपको बताया कि आहार नाल में सबसे पहला भाग होता है मुख। और ये डायग्राम आपके यहाँ सामने है कि ये देखो आप, ये पूरा का पूरा मनुष्य ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले मुख से अपन भोजन ग्रहण करते हैं। पाचन के लिए सबसे पहले मुख से भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन आएगा मुख गुहा में, मुख गुहा से आएगा ग्रसनी में, फिर ग्रास नाल में, जिसको अपन ग्रसिका भी कहते हैं, फिर आमाशय में, और आमाशय से होता हुआ भोजन जाएगा छोटी आंत में और बड़ी आंत में। इसके भी अलग अलग भाग होंगे, उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसके साथ साथ में हमने लिखा पाचक ग्रंथियां। तो एक होती है, देखो यहाँ पे ये पाचक ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, कर्णपूर्व, अधोचम, अधोजीवा, ये 3 ग्रंथियां होती है, इनको लार ग्रंथियां कहते हैं। ये संख्या में कुल 6 होती है, 3 इस साइड में होती है, 3 उस साइड में होती है, टोटल 6 ग्रंथियां होती है। और ये लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि, और ये पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये 3 ग्रंथियां हो गई जो पाचक ग्रंथियां कहलाएगी। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है, एक आएगी आपके लार ग्रंथि, दूसरी आएगी यकृत ग्रंथि, और तीसरी आएगी अग्नाशय ग्रंथि। इन तीनों के बारे में भी बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो आहार नाल। तो आहार नाल कहाँ से शुरू हुई, मुख से। मुख के बाद में जो मैंने बताया मुख गुहा में खुलती है, और मुख गुहा के बाद में खुलती है कहाँ पे, ग्रसनी में। तो ये ग्रसनी में खुलती है, और ग्रसनी के बाद ये जाती है ग्रास नली में, और ग्रास नली से आगे ये खुलती है आमाशय में, आमाशय स्टमक, और आमाशय के बाद ये जाती है छोटी आंत में,
छोटी आंत्र में, छोटी आंत के बाद ये जाती है वृहदांत्र में, वृहदांत्र जिनको अपन बड़ी आंत भी कहते हैं, बड़ी आंत, बड़ी आंत्र। तो ये इस प्रकार से, और इसी के नीचे वाले भाग में आएगा मल द्वार, मल द्वार से लास्ट भाग है इसका। तो ये मुख से लगाकर मल द्वार तक ये आहार नाल होती है, कंप्लीट आहार नाल कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल। एग्जाम में आता है, सबसे पहले ये टेबल बनाना आवश्यक होता है और उसके बाद में ये डायग्राम भी बनाना होता है। प्रत्येक पार्ट के नंबर है। तो देखो, मनुष्य का पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन करना होता है तो सबसे पहले इसके दो भाग होते हैं। एक आहार नाल, रटना है आराम से, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। तो देखो, आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल होता है मुंह से लगाकर कहाँ तक, मल द्वार तक, मुंह से ग्रसनी में, फिर ग्रसनी खुलती है ग्रास नली में, ग्रास नली आमाशय में, आमाशय छोटी आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में मल द्वार। फिर इसमें दूसरा भाग है पाचन तंत्र का, वो है पाचक ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ संख्या में मैंने बताया 3 जोड़ी पाई जाती है। यकृत ग्रंथि है, ये शरीर की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कहलाती है यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है अग्नाशय ग्रंथि। इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये पाचन तंत्र है। ये डायग्राम आराम से आप देख सकते हैं, और ये डायग्राम इसी प्रकार से है कि ये डायग्राम देखें आप, इस प्रकार से है, ये इस प्रकार इसे बनाना है आपको। ये जाएगी इस प्रकार से, ये वाला भाग है वो कहलाता है मुख। क्या कहलाता है? मुख। मुख के बाद जो ये वाला भाग है इसको कहेंगे ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद जो आगे वाला पार्ट आएगा वो आएगा आमाशय। इस प्रकार से ये रहेगा आमाशय, आमाशय। और आमाशय के बाद में यहाँ पे रहेगा ये यकृत, यहाँ रहेगा अग्नाशय, और फिर ऐसे करके आगे वाला जो भाग रहेगा वो आएगी छोटी आंत आएगी, फिर बड़ी आंत आएगी, और लास्ट में आएगा गुदा द्वार या एनस। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, आहार नाल के प्रमुख कार्य। आहार नाल क्या काम करती है, आहार नाल के प्रमुख कार्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, इसके मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, 3 कार्य होते हैं, मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला जो कार्य है इसका वो है भोजन को सरलीकृत करना, सरलीकृत करना, भोजन को सरलीकृत करना। दूसरा जो इसका कार्य है भोजन का पाचन व अवशोषण करना, अवशोषण करना। और तीसरा कार्य होता है भोजन को मुख से गुदा तक गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। ये इसके 3 कार्य होते हैं। बहुत ही इजी है, देखें इसके 3 काम होते हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल के 3 काम होते हैं। कौन कौन से 3 काम होते हैं? पहला कार्य होता है जो अपन भोजन ले रहे हैं उसको क्या करना, सरलीकृत करना, यानी उसको क्या कर देना, आपको सरल बनाना है, यानी सरलीकृत करना। तो उसको पहला कार्य याद रखना, भोजन को क्या करता है, यह आहार नाल सरलीकृत करता है। सरलीकृत का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने वाले हमारी आहार नाल के कुछ ऑर्गन्स, अंग होते हैं, वो काम आते हैं। तो आहार नाल का पहला काम क्या हो गया, भोजन को सरलीकृत करना। दूसरा हो गया जो भोजन आया उसका पाचन करना, और क्या करना, अवशोषण करना। तो पहला काम ये, दूसरा काम क्या हो गया, पाचन करना व भोजन का क्या करना, अवशोषण करना। और तीसरा काम हो गया भोजन को मुख से लगाकर गुदा तक गति प्रदान करना। ये तीसरा काम हो गया। तीनों कार्य याद रखने, भोजन को सरलीकृत करना, पाचन करना व अवशोषण करना,
और मुख से लगाकर गुदा तक क्या करना, गति प्रदान करना। भोजन को एक इनमें कर्माकुंचन गतियों के फलस्वरूप भोजन को आगे धकेला जाता है, जिसके कारण भोजन का पाचन होता रहता है, लास्ट में अपशिष्ट पदार्थ का त्याग होता है। तो ये भोजन की ये प्रमुख आहार नाल के काम होते हैं। तो देखें, पहले भोजन को सरलीकृत करना, तो इसमें मैंने आपको समझाया कि इसमें 2 लाइनें लिखनी होती है कि आहार नाल में कुछ अंग पाए जाते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरा है भोजन का पाचन व अवशोषण करना, यानी भोजन को आहार नाल के कुछ अंग होते हैं जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, तो वहाँ पे क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक मात्रा में पाचन होता है और अवशोषण होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, मुख से गुदा तक गति प्रदान करने का काम भी किसका होता है, आहार नाल के भागों का ही होता है, आहार नाल का होता है, जो भोजन को आगे गति प्रदान करते हैं। तो ये मुख्य 3 कार्य हो गए। 3 कार्य याद रखने आपको, सरलीकृत करना, पाचन व अवशोषण करना, मुख से गुदा तक भोजन को गति प्रदान करना। नेक्स्ट है पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, यानी पाचन करते वक्त आहार नाल के कौन कौन से जो भाग है जो उपयोग में आते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखें आप, पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, उसमें सबसे पहले मुख व मुखगुहा। सबसे पहले मुख की बात करेंगे, तो जो मुख है, मुख में एक जोड़ी होठ पाए जाते हैं। तो ये मुख के किनारों पर एक जोड़ी होठ पाए जाते हैं मुख के किनारों पे, और ये जो होठ होते हैं ये भोजन को पकड़कर मुख गुहा में धकेलने का काम करते हैं। तो मुख के किनारों पे एक जोड़ी होठ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़कर क्या करते हैं, मुख गुहा में धकेलने का काम करते हैं। और फिर देखें, मुख है वो आगे कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा। तो मुख गुहा में खुलता है। ये मुख गुहा क्या होती है, मुख के किनारे के बाद इस प्रकार से खुला हुआ भाग होता है जिसको अपन कहते हैं मुख गुहा। और मुख गुहा में क्या पाई जाती है, एक जीवा पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं मुख गुहा में, देखें आप, एक तो पाई जाती है जीवा, एक पाए जाते हैं दांत, और एक पाए जाते हैं जबड़े। इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें जीवा में, तो ये एक उत्तक की बनी होती है। तो जीवा एक उत्तकों की बनी हुई मांसल संरचना होती है, और ये मांसल संरचना मुख में चारों तरफ गति कर सकती है। और इसका कार्य होता है, देखें, इसमें ये विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव करवाती है। देखें, जीभ का जो अग्रभाग है वो मीठा का ज्ञान कराती है। इसके पास में है जो नमकीन का अग्रभाग के पीछे वाला भाग, नमकीन का ज्ञान कराता है, ये खट्टे का और ये कड़वा, तो इनका ज्ञान कराते हैं। कभी आप देखते हैं डॉक्टर जो टैबलेट देते हैं तो अपन कहते हैं पीछे की ओर फेंक कर ले लो, ताकि क्या होता है, उसका ये वाला खट्टा, नमकीन और ये सब ज्ञान नहीं हो, और कड़वे से भी पीछे फेंकेंगे तो टैबलेट का कोई भी स्वाद नहीं आता है। तो जीभ का प्रमुख कार्य होता है कि ये स्वाद, विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव करवाती है, और ये मुख में मांसल संरचना होती है जो चारों तरफ गति कर सकती है। तो जीभ की बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं दांत की, टिथ। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के दांत होते हैं मेनली। एक होते हैं कौन से, अस्थायी दांत, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत होते हैं, ये संख्या में 20 होते हैं। इनको दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टिथ कहते हैं। ये शुरुआत में बच्चों में आते हैं, उसके बाद गिरने के बाद में परमानेंट टिथ आते हैं जिसको स्थायी दांत कहते हैं। ये स्थायी दांत क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, और दांतों के बारे में और बात करेंगे। जो स्थायी दांत होते हैं वो मनुष्य में गर्तदंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, गर्तदंती। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मनुष्य के दांतों की 2 विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता कौन सी है, मनुष्य के दांत गर्तदंती होते हैं। यानी मनुष्य के जो दांत होते हैं वो देखें इस प्रकार के दांत होते हैं, जैसे मनुष्य का ये दांत है, इस प्रकार से ये मनुष्य का दांत। तो इस दांत के यहाँ पे इस प्रकार से इस सॉकेट के अंदर ये दांत स्थित होता है, इस सॉकेट के अंदर स्थित होता है, इसलिए इनको इस गर्त के अंदर होने के कारण इसको गर्तदंती कहते हैं। गर्त के अंदर दांत स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, गर्तदंती कहते हैं।
तो मनुष्य का ये गर्ददंती दांत है, गर्द के अंदर स्थित होने के कारण गर्ददंती कहलाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं। पहली बार देखें आप अस्थायी दांत आते हैं, फिर कौन से आते हैं? स्थायी दांत। इसलिए मनुष्य के दांतों की विशेषता है द्विबारदंती। मनुष्य के दांत द्विबारदंती कहलाते हैं। द्विबारदंती का मतलब है, द्वि का मतलब 2, बार दांतों का आना, द्विबारदंती। मनुष्य के दांतों की पहली विशेषता गर्ददंती, दूसरी विशेषता हुई द्विबारदंती। तो मनुष्य के दांत गर्ददंती होते हैं, द्विबारदंती होते हैं। अब देखो स्थायी दांत, टोटल जो संख्या पूछे तो वयस्क में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कुछ 28 बताते हैं, कुछ 32 बताते हैं, कुछ 36 बताते हैं, लेकिन स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32। वैसे बच्चों में इसकी देखी जाए या वयस्क अवस्था में इसके 28 दांत ही मिलते हैं, यानी जो मोलर दांत होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मोलर दांत का जो अंतिम दांत होता है वो विजडम टीथ कहलाता है, तो वो कई बार नहीं मिलते हैं। दांतों में ये दे रखे हैं कौन कौन से दांत, इसके बारे में बात करेंगे। तो दांतों में देखें तो मनुष्य के दांतों के ऊपर एक, यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य के दांतों के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनेमल। इनेमल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। मनुष्य के दांतों के ऊपर एक कठोर, शरीर का सबसे कठोर आवरण होता है, वो कौन सा होता है? इनेमल होता है, इनेमल कहलाता है। अब देखें मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम व फास्फेट के बने होते हैं। ये बने होते हैं कैल्शियम व फास्फेट के। नेक्स्ट देखें तो अपन दांतों की बात कर रहे हैं। मनुष्य में जो दांत होते हैं मुख्यतः ये स्थायी दांत वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कृतनक, कृतनक, एक होते हैं रदनक, एक होते हैं अग्र चरणवक और एक होते हैं चरणवक। इनको कृतनक को इंसाइजर, रदनक को कैनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर और इसको बोलते हैं मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ICPMM, ये याद रखना है। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृतनक, कृतनक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो एक कृतनक होते हैं ये अलग अलग जबड़ों में, प्रत्येक जबड़े में मनुष्य में 16 दांत होते हैं, दूसरे जबड़े में भी कितने होते हैं? 16, यानी दोनों जबड़े में 16-16 दांत होते हैं। एक जबड़े का फोटो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखें आप, इंसाइजर मैंने आपको बताया, इंसाइजर ये यहाँ पे पाए जाने वाले दांत हैं, 1 2 3 4। तो ये आगे के जो दांत होते हैं ये कहलाते हैं इंसाइजर। तो ये कृतनक कहलाते हैं, इंसाइजर कहलाते हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो ये कुतरने वाले और चीरने वाले दांत कहलाते हैं। उसके बाद में रदनक है, ये इंसाइजर, इस साइड में एक एक दांत दिख रहा है, एक दांत इधर एक दांत इधर, यानी एक जबड़े में 2 होते हैं, 2 जबड़े में कितने होंगे? 4। तो इस संख्या में टोटल 4 होते हैं जिनको रदनक कहते हैं। उसके बाद में इनका काम होता है चीरना फाड़ना। आगे वाले दांत होते हैं कृतनक, इनका काम होता है कुतरना, और रदनक का होता है चीरना फाड़ना। अग्र चर्वणक होते हैं चबाने वाले दांत होते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं आपको प्रीमोलर बता रहे हैं, प्रीमोलर। तो ये जो दांत 2 इधर दिख रहे हैं, 2 इधर, एक जबड़े में 4 होते हैं, 2 जबड़े में कितने हो जाएंगे? 8। तो ये अग्र चर्वणक कहलाते हैं। और चर्वणक ये भी चबाने में काम आते हैं। ये एक जबड़े में 6 है और 3 इधर है, 3 इधर है, टोटल 6 है। लेकिन वयस्क अवस्था में ज़्यादातर एक एक दांत एक जबड़े में, यानी टोटल 4 दांत कभी कभी काफ़ी जनों में नहीं दिखते हैं, इनको विजडम टीथ कहते हैं। तो ये अकल दांत भी कहलाते हैं, अकल दांत। तो देखें टोटल 32 दांत होते हैं। मनुष्य में दांतों की संख्या पूछे तो आपको कितनी लिखनी है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। कभी कभी इसका डेंटल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, दंत सूत्र, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र कैसे लिखना है? देखें ICPM और M। I का मतलब क्या था? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ लिखना है आपको 2 1 2 3, 2 के नीचे 2 लिख दो, 1 के नीचे 1 लिख दो, 2 के नीचे 2 लिख दो, 3 के नीचे 3 लिख दो। तो देखें ICPMM, इन सब को कितने से गुणा कर दो? इन सब को 2 से गुणा कर दो। ये कहलाता है मनुष्य का दंत सूत्र। ये ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है, इनको प्रत्येक को 2-2 से गुणा करना है तो ऊपर 16 आएंगे,
नीचे भी 16 आएंगे। टोटल मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ये ऊपर वाले जबड़ों के दांतों की संख्या है और ये नीचे वाले जबड़ों के दांतों की संख्या है। ये दांतों के नाम दे रखे हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृतनक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। 4 प्रकार के दांत हैं, चारों के कार्य अलग अलग है और टोटल संख्या दांतों की कितनी होती है? 32। तो याद रखना इसमें से कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो पहला क्वेश्चन है, दांतों पर हमारे शरीर का सबसे कठोर आवरण पाया जाता है, उसका नाम क्या है? इनेमल। फिर देखें मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो कितने होते हैं? 32। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या पूछे तो कितनी है? 20। क्वेश्चन पूछ ले मनुष्य के दांतों की 2 विशेषता लिखिए। मनुष्य के दांतों की 2 विशेषता, गर्तदंती और द्विबारदंती। आपसे पूछ ले कि द्विबारदंती किसे कहते हैं? तो मनुष्य में 2 बार दांतों के आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विबारदंती कहलाती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ग्रसनी। तो जो मुख है वो मुख खुलता है मुख गुहा में और वो मुख गुहा आगे खुलती है किस में? ग्रसनी में। यानी अभी अपन पढ़ रहे थे मुख किस में खुल रहा था? मुख गुहा में। और ये मुख गुहा किस में खुलती है? ग्रसनी में। और ये ग्रसनी आगे ग्रास नली में और ये ग्रास नली आगे खुलेगी आमाशय में, और आमाशय खुलेगा आगे, आमाशय है वो आगे खुलेगा छोटी आंत में, छोटी आंत्र में, और छोटी आंत्र आगे खुलेगी बड़ी आंत्र में। तो अपन ये वाली चीज ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपने मुख पढ़ा, मुख गुहा पढ़ी, मुख गुहा। फिर अब अपन पढ़ रहे हैं ग्रसनी। तो देखो ग्रसनी क्या है ये यहाँ से समझ सकते हैं। ये था मुख, फिर हमने पढ़ा मुख गुहा जिसमें जीभ के बारे में पढ़ा, और मुख गुहा फिर आगे जो खुलती है इस वाले भाग में, तो अपन इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी के भी 3 भाग होते हैं। एक होती है, देखो ये 3 भाग होते हैं इसके ग्रसनी के। एक होती है मुख ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी, एक होती है नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, और एक होती है अधोग्रसनी। अधोग्रसनी। तो ये 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गई मुख ग्रसनी, एक हो गई नासा ग्रसनी और एक हो गई अधोग्रसनी। जो नाक के पास में से आगे यहाँ आके मुख के पास में खुलती है इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी। तो ये नासा ग्रसनी, यहाँ वाला भाग नासा ग्रसनी कहलाएगा। नासा ग्रसनी। ये जो भाग है जो मुख के आगे है, तो ये जो ग्रसनी का भाग है इसको बोलेंगे मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी। और जो मुख के पीछे की ओर ये गले के पास में जो भाग है इसको बोलेंगे अधोग्रसनी। अधोग्रसनी। तो ये ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। और अधोग्रसनी के पास में ही एक स्विचनुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस। इसको हिंदी में घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन कहते हैं इसको। तो ये घाटी ढक्कन पाया जाता है यहाँ पे, जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। घाटी ढक्कन जिसको एपिग्लोटिस भी कहते हैं, एपिग्लोटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें ग्रास नली। तो ये ग्रसनी का क्या हो गया? ये इसके 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। ये भोजन को क्या करती है? ये भोजन को आगे वाले भाग में यानी ग्रास नली में धकेलती है। ठीक है। और यहाँ पे पाई जाती है लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती है जिनको अपन ग्रंथियों में अलग से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अभी आपने पढ़ा था ये वाला भाग ग्रसनी, और ग्रसनी के जो आगे ये जो लंबी नली है दिख रही है आपको एसोफेगस, इसको अपन कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, गर्सिका भी कहते हैं इसको। तो ये ग्रास नली वाला जो भाग है, लंबा भाग जो आमाशय में खुलता है, क्या लिखेंगे इस ग्रास नली में? इसका जो अग्र भाग है, इसका अग्र भाग तो जुड़ा होता है किससे? ग्रसनी से। अग्र भाग ग्रसनी से जुड़ा होता है। और इसका जो पश्च भाग है
वो आमाशय में खुलता है। किस में खुलता है? आमाशय में खुलता है। तो ये ग्रास नली कहलाती है। ये पतली लंबी नलिका होती है, लगभग ये वक्ष गुहा से उदर गुहा में, ये वक्ष गुहा से वक्ष गुहा से होती हुई तनुपट को भेद कर उदर गुहा में आमाशय में खुलती है। आमाशय में खुलती है। आमाशय में खुलती है। तो ये वक्ष गुहा से होती हुई तनुपट को भेद कर उदर गुहा में आमाशय में खुलती है। यानी यहाँ पे एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं तनुपट, डायफ्राम बोलते हैं। उस डायफ्राम को बीच में से छेद करके ये आमाशय में खुलती है। तो ये कहलाती है ग्रास नली। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और इसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियाँ, ये श्लेष्मा ग्रंथियाँ क्या करती है? भोजन को चिपचिपा बना देती है, लसलसा, जो आगे गति करने में क्या होता है? आसान नहीं होती है। श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है इसमें, और इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कर्माकुंचन गति प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? तो ये कर्माकुंचन गतियां किसको प्रदान करती है? भोजन को कर्माकुंचन गति प्रदान करती है। तो देखें ग्रास नली के बारे में, इसका अग्रभाग ग्रसनी से जुड़ा होता है, पश्च भाग आमाशय में खुलता है, वक्ष गुहा से होती हुई तनुपट को भेद कर कहाँ खुलती है? आमाशय में खुलती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है और इनमें कौन सी गति पाई जाती है? इसमें कर्माकुंचन गति पाई जाती है। तो इसके बारे में एक बार वापस देखें आप, क्या क्या पढ़ना है कि इसमें ये एक तो ये ग्रसनी से जुड़ी होता है अग्रभाग इसका, पश्च भाग आमाशय से जुड़ा होता है। ये तनुपट को भेद कर किस में खुलती है? आमाशय में खुलती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और इसमें कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। और इसमें गति कौन सी होती है? इसमें गति होती है कर्माकुंचन गति होती है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो ये वाला डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे। तो ये भोजन यहाँ से मुख गुहा में, फिर ग्रसनी में, और ग्रसनी से होता है ग्रास नली में, और फिर आता है आमाशय में। तो ये ग्रास नली है, 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो कहाँ खुलती है? आमाशय में। तनुपट को भेद कर आमाशय में खुलती है। डायग्राम है आपके सामने। नेक्स्ट देखें आमाशय। आमाशय का डायग्राम आपके सामने है। यह है आमाशय का डायग्राम। तो देखो ये क्या है? यह इसका भी अग्रभाग, इसका अग्रभाग ग्रास नली से जुड़ा होता है, ग्रास नली। और जो पश्च भाग होता है वो छोटी आंत में खुलता है, ग्रहणी वाले भाग में छोटी आंत में खुलता है। आमाशय क्या है? आमाशय तनुपट के नीचे कुछ बाईं ओर एक थैलेनुमा अंग है। यह भोजन को रोक कर रखता है, कुछ समय के लिए रखता है, 3 से 4 घंटे। और लगभग कितना भोजन? लगभग 3 लीटर भोजन एक समय में ये रोक कर रख सकता है हमारा आमाशय स्टमक। तो ये जो आमाशय का डायग्राम आपके सामने है, ये इस प्रकार का आमाशय का डायग्राम होता है। इस प्रकार से ये आमाशय का डायग्राम है। और आमाशय के डायग्राम में एक समझने वाली बात यह है कि इस वाले भाग में यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवरोधनी पाई जाती है।
तो क्या है अवरोधनी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पाई जाती है अवरोधनी, ये पाई जाती है ग्रास नली अवरोधनी, और यहाँ पे पाई जाती है एक और अवरोधनी पाई जाती है। तो ये दो अवरोधनियाँ पाई जाती है इसमें। और इस आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक वाला भाग यहाँ पे होता है, दूसरा भाग यहाँ पे और तीसरा भाग, ये 3 भाग होते हैं। तीनों भाग यहाँ पे लिखे हैं। एक है जठरागम भाग, जठरागम भाग, दूसरा भाग है फंडस भाग, और तीसरा है जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। 3 भाग होते हैं, डायग्राम में दे रखा है। पहला है जठरागम भाग, दूसरा फंडस, तीसरा है जठर निर्गमी भाग। और यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है, इस अवरोधनी का नाम है जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमी अवरोधनी। और यहाँ पे पाई जाती है एक और अवरोधनी जिसको मैंने बता दिया, गर्सिका अवरोधनी, अवरोधनी। तो अवरोधनी, 2 अवरोधनियाँ पाई जाती है। ये भोजन को देखो, गर्सिका अवरोधनी क्या करती है, जो आमाशय में आया भोजन होता है वो अम्लीय हो जाता है, इसको वापस मुंह में आने से ये रोक कर रखती है। अवरोधनी का मतलब बैरियर, अवरोध उत्पन्न करती है, आने तो देती है, वापस जाने से क्या करती है, रोक देती है। अब भोजन आमाशय में आया, ये तुरंत आगे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे पाई जाती है जठर निर्गम अवरोधनी। ये अवरोधनी भोजन को यहाँ 3 से 4 घंटे आमाशय में रोकने के लिए अवरोधनी भोजन को रोक देती है, और जब भोजन यहाँ पे कुछ पच जाता है तो फिर आगे जाने देती है। तो ये आमाशय के बारे में है, विस्तार से अध्ययन अपन आगे करेंगे। आमाशय में एक अम्ल भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है और भोजन के साथ में कुछ जीवाणु आए हैं उनको भी मार देता है। नेक्स्ट देखें छोटी आंत। तो छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। जो ये आमाशय होता है, जो इस प्रकार से, डायग्राम वापस बता देता हूँ, जो ये आमाशय होता है इस प्रकार से, ये इस प्रकार की एक ट्यूब में खुलता है, और ये ट्यूब फिर आगे चल के इस प्रकार की छोटी छोटी ट्यूब में खुलती है इस प्रकार से। तो ये जो स्ट्रक्चर आगे दे रखी है छोटी आंत, तो जो छोटी आंत होती है इसमें इसका जो प्रमुख कार्य होता है, इसका अग्र भाग तो जुड़ा होता है आमाशय से, और इसका पश्च भाग होता है वो होता है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में है, ये आमाशय है, और आमाशय से छोटी आंत निकली हुई है जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाकर खुलती है। तो देखें आप, छोटी आंत है, छोटी आंत, और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है ग्रहणी, दूसरा जो भाग होता है वो होता है अग्र शुद्रांत्र, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है शुद्रांत्र। ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रहणी वाला भाग है, ये इस प्रकार का भाग होता है, यानी यू आकृति का होता है इस प्रकार का भाग, और ये पाचक रसों के लिए, पाचक रस व एंजाइमों को भोजन में मिलाने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। यहाँ पे भोजन आने के बाद इसमें कुछ पाचक रस मिल जाते हैं, कुछ एंजाइम भी मिलते हैं जिससे कि भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी कहें तो जो छोटी आंत की बात करें केवल और केवल छोटी आंत की, तो छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। दूसरी बात करें छोटी आंत के बारे में, दूसरी बात, तो सर्वाधिक पाचन व अवशोषण तो होता है छोटी आंत में, और आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है।
छोटी आंत सर्वाधिक पाचन व अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग भी कौन सा है? छोटी आंत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जहाँ सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है? तो सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो भी कौन सा है? छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? ग्रहणी, दूसरा कौन सा होता है? अग्र शुद्रांत्र, और तीसरा कौन सा होता है? शुद्रांत्र। तो देखें, ग्रहणी वाला हो गया। नेक्स्ट है अग्र शुद्रांत्र। तो अग्र शुद्रांत में यहाँ पे सर्वाधिक भोजन का पाचन भी होगा, पाचन व अवशोषण होता है, पाचन व अवशोषण होता है। तो भोजन के साथ में जो भी मिनरल्स आते हैं उनका सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? अग्र शुद्रांत में होता है। और ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र शुद्रांत सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग यही होता है, अग्र शुद्रांत्र। और नेक्स्ट बात कौन सी है? शुद्रांत्र की। तो इनमें भी ये पाचन का भी काम करता है और वह अवशोषण का भी काम करता है, पाचन व अवशोषण का काम करता है। तो ये कुछ लवण होते हैं, उन लवण का व कुछ विटामिन का अवशोषण करता है। कुछ लवण है, कुछ विटामिन का अवशोषण करता है। और ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उन सब का कहाँ अवशोषण होता है? अग्र शुद्रांत्र में होता है। तो ये छोटी आंत के बारे में था। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी होता है, एक अग्र शुद्रांत्र होता है, एक शुद्रांत्र होता है। तीनों के बारे में एग्जाम में 2-2 लाइनें लिखनी है। लिखना ये भी है कि छोटी आंत के बारे में सबसे पहले लिखना, छोटी आंत क्या है? सर्वाधिक पाचन व अवशोषण इसमें होता है। आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है। छोटी आंत का अग्र भाग आमाशय से जुड़ा होता है और पश्च भाग आगे पढ़ेंगे किससे? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। फिर लिखना छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा? ग्रहणी, दूसरा कौन सा? अग्र शुद्रांत्र, और तीसरा कौन सा? शुद्रांत्र। तीनों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखें, इसी के बारे में आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है बड़ी आंत। इसका अग्र सिरा कहाँ से जुड़ा होता है? छोटी आंत से। छोटी आंत के बाद में जो आता है वो होता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत का जो पहला भाग है वो है क्योंका अंधनाल पाई जाती है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें 3 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं? भोजन, जो पचित भोजन है उस भोजन का किण्वन करते हैं, किण्वन करते हैं, किण्वन करते हैं, किण्वन करते हैं। उसको और किण्वन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और उसको अपन अब कहेंगे अपशिष्ट पदार्थ। और उस अपशिष्ट पदार्थ को आगे ये वृहदांत्र में आता है। और वृहदांत्र होता है, ये वृहदांत्र भी अलग अलग इसकी साइज होती है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। और ये अंधनाल के नीचे की ओर एक चीज और पाई जाती है जिसको बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका, जिसको अपन अपेंडिक्स बोलते हैं। ये कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है। तो जो ये बड़ी आंत का भाग है अंधनाल, उसके नीचे की ओर पाई जाती है कर्मी रूपी परिशेषिका, अपेंडिक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्मी रूपी परिशेषिका कहाँ पाई जाती है? एक बड़ी आंत का भाग है जो अंधनाल के नीचे की ओर पाई जाती है। वृहदांत्र, तो वृहदांत्र भी अलग अलग प्रकार होती है, 4 प्रकार की होती है। एक होती है आरोही, आरोही वृहदांत्र, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक होती है अवरोही वृहदांत्र, ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और एक होती है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वृहदांत्र, ये लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और एक और पाई जाती है, आरोही हो गई, अवरोही हो गई, अनुप्रस्थ हो गई। वृहदांत्र के 4 भाग टोटल। आरोही वृहदांत्र 15 सेंटीमीटर, अवरोही वृहदांत्र 30 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ वृहदांत्र कितना? 50 सेंटीमीटर। और एक है सिग्माकार, सिग्माकार वृहदांत्र, जो होता है 40 सेंटीमीटर। तो ये वृहदांत्र के भाग हो गए। बड़ी आंत के भाग में देखो अंधनाल पढ़ना है, वृहदांत्र पढ़ना है और एक आ गया मलाशय। अब इसमें क्या होता है, जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन, अपचित भोजन जिसको अपन कहेंगे अपशिष्ट पदार्थ,
मलाशय में आकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और मलाशय के नीचे वाले भाग में भी अवरोधनियाँ पाई जाती है। 2 अवरोधनियाँ होती है, अवरोधनियाँ, एक होती है अंत और एक होती है बही अवरोधनी। और ये शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन के फलस्वरूप इस अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वार या गुदा द्वारा बाहर त्याग देते हैं। तो ये था अपना पाचन तंत्र। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप नोट्स पे क्लिक कर सकते हैं, नोट्स मिल सकते हैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ये आज का था 10th क्लास का 2nd चैप्टर पाचन तंत्र के बारे में बात की हमने। तो आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।